स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, अभी तक हम बात कर चुके हैं रिगार्डिंग दी लैग्रांजियन फॉर द स्टैंडर्ड मॉडल। लैग्रांजियन जो स्टैंडर्ड मॉडल के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। जैसे हमने L1 लिखा था, दैट वाज फॉर द केस ऑफ U1 सिमेट्री। उसके बाद हमने इंक्लूड किया था लैग्रांजियन को प्रूव करके, हमने इम्प्रूवमेंट क्या की थी, SU2 लिखा था, मतलब इलेक्ट्रोवीक थ्योरी बना दी थी। तो दैट वाज SU2 इंटू U1। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें लैग्रांजियन के कॉरस्पॉन्डिंग जो लैग्रांजियन बनाया था उसको ब्रेक करवा के उसको पार्टिकल जो हमने सिमेट लग रहे लोकल गेज सिमेट्री जो ब्रेक करवाई थी, वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा था, पार्टिकल का मास आना स्टार्ट हो गया था जो गेज गेज पार्टिकल थे। ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने जो लैग्रांजियन वगैरह डेवलप किया था, दैट वाज L2। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास जो फर्मियंस थे, जो हमारे पास लेप्टॉन्स थे, खासकर लेप्टॉन्स थे, लेप्टॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल का मास वगैरह प्रोवाइड करना था। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास जो क्वार्क्स थे, क्वार्क्स का जो मास वगैरह प्रोवाइड करना था, उसकी जो सिमेट्री ब्रेक करवानी थी, वो वाला काम किया। अभी हम क्या करेंगे बेटा, अभी हम QCD का काम करेंगे। ठीक है। अभी तक हमने ओनली क्या किया है, हमने SU2 इंटू U1 सिमेट्री को ब्रेक करवाया है। तो अभी तक हमने SU2 का काम कर रखा है, मतलब वीक वीक इंटरेक्शन हो गया, या फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगी, वो सारा पार्ट हम कवर अप कर चुके हैं, मतलब दो फोर्सेस को हम कंबाइन कर चुके हैं। अभी हम किसको कंबाइन करेंगे, हम SU3 को कंबाइन करेंगे, विच इज थ्योरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। इसको हम कलर सिमेट्री भी बोलते हैं। तो जब हम SU3 SU2 एंड U1 सिमेट्री को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास तीन फोर्सेस क्लब हो जाएंगी, एंड वहां पे हम काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तीन फोर्सेस को क्लब करना मुश्किल होता है। ठीक है। तो क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स जो SU3 है, जिसको हम कलर सिमेट्री भी बोलते हैं, कलर गेज थ्योरी भी बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। सो लोकल गेज थ्योरी ऑफ कलर SU3 ग्रुप लीड्स अस टू द थ्योरी ऑफ क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स। तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हमें पता है क्या है, SU3 जो है सबस्क्रिप्ट C पर डाला हुआ है, इट इज कलर गेज इन वेरिएंट लैग्रांजियन डेंसिटी एज इट हैज ऑलरेडी बीन ऑब्टेन। तो हमने जैसे SU2 के लिए लैग्रांजियन डेंसिटी लिखी है, वहां पे हमारे पास क्या रहता है बेटा, तीन तरह के जनरेटर रहते हैं। और SU3 जो है, ये हमारे पास गैलमन मैट्रिसेस आती हैं, यहाँ पे हमारे पास कितना रहता है, 8 तरह के जनरेटर रहेंगे, जहाँ पे लैम्डा मैट्रिसेस रहेंगी। तो SU3 जो है, ये हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ है, यहाँ पे 8 तरह के लैम्डा मैट्रिसेस आएंगे। और जो SU2 थ्योरी है, वहां पे हमारे पास 3 तरह के पॉली मैट्रिसेस आएंगे। उसको टॉक से लिख लीजिए, सिग्मा के साथ लिख लीजिए, दैट इज योर चॉइस। ठीक है। तो 8 तरह के जनरेटर आ गए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 8 तरह के यहाँ पे ग्लूऑन्स रहेंगे, जो कि फील्ड पार्टिकल रहेंगे। एंड जो हमारे पास SU2 के जो मीडिएटर्स हैं, जो बोसोन्स हैं, दोज आर मैसिव। लेकिन जो SU3 है, वहां पे जो यहाँ पे जो मीडिएटर रहेगा, या वो ग्लूऑन्स रहेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड जो ऑल दोज ग्लूऑन्स विल बी मासलेस। तो ग्लूऑन्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मास टर्म को कंसिडर करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो वी कंसिडर द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन ऑफ कलर्ड क्वार्क्स मीडिएटेड बाय द एक्सचेंज ऑफ कलर्ड ग्लूऑन्स। तो ग्लूऑन्स जो रहेंगे यहाँ पे कलर्ड रहेंगे। Since the gluons are massless, we need not incorporate the mechanism of mass generation which was required in electroweak theory. तो SU2 and U1 थ्योरी में जो हमने मास टर्म जनरेट करने के लिए लोकल गेज इनवेरियंस को ब्रेक करवाया था, हमने उसमें सिमेट्री को ब्रेक करवाया था, वो वाला मैकेनिज्म हमें जहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने लेप्टॉन्स के लिए या क्वार्क्स के लिए किया था। तो क्वार्क्स अपीयर इन फिक्स फ्लेवर, हमें पता है कि बेटा हमारे पास 3 तरह की जनरेशन होती हैं, अप डाउन होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चार्म एंड स्ट्रेंज क्वार्क होते हैं, टॉप एंड ब्यूटी क्वार्क होता है। ये सारे के सारे क्वार्क हमें पता है। 6 तरह के, इसको हम फ्लेवर बोलते हैं। तो 6 फ्लेवर हो गए क्वार्क्स के। सो दीज आर फ्लेवर्स। ठीक है। हर एक क्वार्क के 3 कलर रहते हैं, तो दैट इज ऑलरेडी डिस्कस, रेड ब्लू एंड ग्रीन रहता है। तो ये 3 तरह के कलर भी रहते हैं हमारे पास। ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंडेड भी रहेगा, राइट हैंडेड भी रहेगा। सो क्वार्क्स अपीयर इन 6 फ्लेवर्स एंड ईच फ्लेवर हैज गॉट 3 कलर्स। तो इसको डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो वेव फंक्शन है उसको लिखने के लिए क्या करेंगे, उसके क्वार्क को फ्लेवर को डिनोट करने के लिए सबस्क्रिप्ट में Q डालेंगे, एंड उसके कलर को इंडिकेट करने के लिए सब सुपरस्क्रिप्ट में J डालेंगे। तो इट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू योर कलर, इट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू योर फ्लेवर। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। सो लैग्रांजियन डेंसिटी कैसे आएगी, बिकॉज हमने क्वार्क्स का मास भी डिनोट करना है, बिकॉज बिकॉज क्वार्क्स आर मास से मैसिव, इसी वजह से हमें इसको डील करना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, साई बार क्यू, सबसे सुपरस्क्रिप्ट J आ जाएगा, गामा म्यू आ जाएगा, कर्ल म्यू आ जाएगा, एंड साई
कोई क्वार्क का फ्लेवर आ जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसका कलर आ जाएगा। ठीक है जी। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्क का मार्क्स एग्जिस्ट करेगा, 6 के 6 क्वार्क्स हैं, सबके कॉरस्पॉन्डिंग हमने समेशन डाल रखा है। समेशन का मतलब रहेगा कि 6 के 6 फ्लेवर आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो मास ऑफ द क्वार्क आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग मास टर्म भी लिखनी पड़ेगी, बिकॉज क्वार्क्स आर मैसिव, लेकिन ग्लूअन्स के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसी कोई टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसकी तरह की लेग्रांजियन डेंसिटी आपको फ्री क्वार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग अपने लेग्रांजियन डेंसिटी को लिखना है। तो हमें पता है कि बेटा लेग्रांजियन डेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें लोकल गेज सिमेट्री, जो लोकल गेज सिमेट्री को कंसीडर करना है, तो हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव को चेंज कर देते हैं, सॉरी सिंपल डेरिवेटिव को चेंज कर देते हैं कोवेरिएंट डेरिवेटिव में, जब यहाँ पे हमारे पास जनरेटर रहेंगे 8 तरह के। सो दीज आर लैम्डा जनरेटर्स। ठीक है, गेलमैन मैट्रिसेस आएंगी एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जनरेटर रहेंगे 8 तरह के। गेज फील्ड कौन सी रहेगी? गेज फील्ड यहाँ पे कलर फील्ड रहेगी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैनेटिक एनर्जी टर्म्स भी आएंगी, तो कैनेटिक टर्म्स भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। जो उसका फील्ड टेंसर है वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो इसकी जो वेरिएशन रहेगी फील्ड टेंसर के कॉरस्पॉन्डिंग SU2 में आप देख सकते हैं, वहाँ पे SU3 एनोलॉजी के ऊपर SU3 में आप डिनोट कर सकते हैं। जो वहाँ पे सिंपल टर्म्स ही, यहाँ पे गेलमैन मैट्रिक्स होने की वजह से आपके पास जो स्ट्रक्चर कांस्टेंट रहेंगे वो FABC के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएंगे। ये सारे का सारा पार्ट हमने ऑलरेडी लोकल गेज इनवेरियंस के कॉरस्पॉन्डिंग जब गेज थ्योरी पढ़ी थी वहां पे किया हुआ है। सो लेग्रांजियन डेंसिटी जो रहेगी फॉर द केस ऑफ क्वार्क्स, तो हमारे पास QCD के लिए आप यहाँ पे डिनोट करेंगे सारे का सारा डेरिवेटिव जो है वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव बन जाएगा। मास टर्म आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस काइनेटिक टर्म जरूर लिखेंगे। ठीक है जी। So we expand the first term by using the equation 6.137 for the covariant derivative। अगर आप टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सारे की सारी टर्मिनोलॉजी लिख सकते हैं। कर्ल म्यू एक्सप्लेन हो जाएगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेरिवेटिव्स हैं, जो जनरेटर्स वगैरह में सारे के सारे खुल के बाहर आ जाएंगे। ये चीज हमने L1 जो लेग्रांजियन है या SU2 का जो लेग्रांजियन है उसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर रखी है। ठीक है जी। उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मास टर्म ऑफ द क्वार्क है ये भी हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है जब हमने लेग्रांजियन लिखा था फॉर द क्वार्क टर्म्स। ठीक है, क्वार्क का मास आ जाता है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली जो लास्ट वाली 2 टर्म्स है ये हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टू QCD। तो ठीक है, ठीक है। तो जो लेग्रांजियन नंबर 5 रहेगा उस लेग्रांजियन के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली जो नई टर्म है वो हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जब हम टोटल लेग्रांजियन लिखेंगे फॉर द सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल। तो स्टैंडर्ड मॉडल का टोटल लेग्रांजियन जो है वो आपके सिलेबस में आपको 6 नंबर में आएगा कि स्टैंडर्ड मॉडल का लेग्रांजियन एक्सप्लेन कीजिए बाय राइटिंग ईच एंड इन ईच टर्म। ठीक है, तो वो सारे का सारा पार्ट हमने यहाँ पे इंक्लूड करना है। सो स्टैंडर्ड मॉडल का लेग्रांजियन कैसा रहता है? स्टैंडर्ड मॉडल के लेग्रांजियन में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है L1 L2 L3 L4 एंड L5। तो आपके सिलेबस में ओनली एक लाइन लिखी हुई है कि स्टैंडर्ड मॉडल का लेग्रांजियन आपको आपने लिखना है, लेकिन उसको बताने के लिए आपको पूरे का पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर करना पड़ता है, इसी वजह से हमें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो लेग्रांजियन डेंसिटी क्या रहेगी? लेग्रांजियन डेंसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या करना है यहाँ पे SU3 SU2 एंड U1 सिमेट्री। U1 यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? U1 के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी आएंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइपर चार्ज भी आएगा। ये कलर सिमेट्री है, ये SU वीक इंटरेक्शन का कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हाइपर चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये सारे के सारे लेग्रांजियन डेंसिटी को कवर अप करेगा। तो जो ए वाला पार्ट है G म्यू नू ए के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये आपका SU3 का पार्ट आ जाएगा। काइनेटिक टर्म्स है, दीज आर ऑल काइनेटिक टर्म्स। एंड ये वाला जो पार्ट है वो SU2 का पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है वो U1 का पार्ट है। दीज आर ऑल दी काइनेटिक टर्म। बी हमने लिखा था U1 के केस में, W लिखा था SU2 के केस में, एंड SU3 के केस में हमने B लिखा है G, जो गेज फील्ड टेंसर है। बाकी पार्ट क्या रह गया बेटा? बाकी सारा पार्ट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है बिकॉज गेज फील्ड पार्टिकल जो है आपके मैसिव होने चाहिए। ठीक है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो काइनेटिक टर्म्स है वो हमने देखना पड़ेगा वो कैसे आ रही हैं। ये सारे का सारा पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब हमने SU2 बनाई थी। SU2 इंटू U1 की थ्योरी जो है उसको आप एक बार देख लेना। वहां पे जनरेटर्स हैं, जो SU2 के जनरेटर हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, उसके उस जो G2 है वो आपका U1 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। ये आपका जो कपलिंग कॉन्स्टेंट G2 जो है U1 का कॉरस्पॉन्ड करेगा। G1 जो कपलिंग कॉन्स्टेंट है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू योर SU2। बाकी सारे का सारा पार्ट सेम रहेगा। एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास आएंगे लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड फर्मियंस, वो वाला पार्ट भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, जो काइनेटिक टर्म्स है, सो लेप्टॉन्स एंड क्वार्क काइनेटिक टर्म्स एंड देयर इंटरेक्शन विद द W प्लस माइनस जेड नॉट एंड गामा फोटोन। तो SU2 इंटू U1 वाला जो पार्ट है काइनेटिक टर्म्स वाला पार्ट, वो सारे का सारा पार्ट यहाँ पे आएगा। उसके बाद
जो आपके पास गेज बोसोन्स है उनका मास कहाँ से आएगा, उसकी डिटेल्ड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखी है, बिकॉज अगर डिटेल्ड मैथमेटिक्स लिखने लग जाओगे तो लैग्रांजियन बहुत ज्यादा बड़ा दिखाई देगा आपको। उसकी बजाय उन्होंने क्या किया हुआ है, उनकी जो बोसोन्स एंड कपलिंग जो है, जो मासिस बोसोन मासिस है, उनको उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे इनकी जो 5 स्क्वायर की टर्म एंड 5 4 की टर्म है उसको एज सच लिख दिया गया है, उनको डिटेल्ड एक्सप्लेन करके यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो रादर देन एक्सप्लेनिंग ऑल द टर्म्स एंड और राइटिंग डाउन ऑल द मासेस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैग्रांजियन डेंसिटी को एज सच इन्होंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली टर्म्स लिखी हुई हैं। सो लेफ्ट, उसके बाद आ जाता है लेप्टॉन्स एंड क्वार्क मासेस एंड कपलिंग टू हिग्स बोसोन। तो ये वाला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि आपके पास जब जैसे ही हिग्स बोसोन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी कपलिंग आएगी, वो कैसे दिखाओगे, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको स्केलर फील्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इस बिना स्केलर फील्ड के आप इनको कपल नहीं कर पाएंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड कंपोनेंट जो होते हैं वो डबलेट में आते हैं। वो उसका जो टी जो आइसोस्पिन रहेगा, वीक आइसोस्पिन रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू टी हाफ। जो राइट हैंड पार्टिकल होते हैं उनका जो आई आइसोस्पिन रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज वो सिंगलेट होते हैं। तो उनको कपल करने के लिए स्केलर फील्ड आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, दैट इज योर हिग्स फील्ड। वो सारे का सारा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, उसके बाद क्वार्क ग्लूऑन कपलिंग जो भी हमने टर्म लिखी है वो वाला पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। ये वाला पार्ट अभी हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो जो तो हमने लास्ट में 2 टर्म लिखी थी, एक एनालिटिक टर्म, एक कपलिंग टर्म लिखी थी, दोनों आपने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। तो SU2 इंटू SU3 इंटू U1 जो थ्योरी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टैंडर्ड मॉडल बनता है टोटल, तो स्टैंडर्ड मॉडल और कुछ नहीं है, जो स्टैंडर्ड मॉडल के कॉरेस्पॉन्डिंग लैग्रांजियन आएगा, तो लैग्रांजियन विल कॉरेस्पॉन्ड टू QCD इंटू इसको बोल सकते हैं QCD इंटू इलेक्ट्रोवीक। ठीक है, इन दोनों का कपलिंग प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट स्टेट रहेगी। चाहे तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन इनको प्रोडक्ट स्टेट में लिखा जा सकता है। दीज आर ऑल कपल्ड स्टेट्स, लेकिन सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, तीनों इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे का सारा पोर्शन आप ऐसे लिखते हैं, तीनों ही इंडिपेंडेंट रहेंगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है लेकिन इनको प्रोडक्ट स्टेट में लिखा जाता है, बिकॉज हम इनको कपलिंग जो कांस्टेंट है उनको रीराइट कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज, जो हमने अभी अभी तक देखा हुआ है। अब इसके बाद बात आ जाती है कि GUT, ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। अभी तक हमने जो भी देखा हुआ है कि SU3 के लिए हमने अगर कपलिंग कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसको हम G3 लिखेंगे, SU2 के लिए जो कपलिंग कांस्टेंट लिखा हुआ है इसको हम G2 लिखते हैं, एंड U1 के लिए जो कपलिंग कांस्टेंट लिखा हुआ है इसको G1 लिखा है। तो तीनों के लिए जो कपलिंग कांस्टेंट अभी तक हमने लिखे हुए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। अगर कि हमने एक जनरल थ्योरी बनानी है, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बनानी है, मतलब सारे मॉडल को मिक्सअप करके एक सुपर मॉडल बनाना है, सो दैट दीज शुड बी ए सबसेट ऑफ ए सुपर मॉडल। ठीक है, जैसे हमारे पास SU3 है, सपोज करिए हमारे पास SU5 एक सुपर मॉडल होता है जिसके सारे के सारे सबसेट एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये यूनिफाइड थ्योरी है, मतलब ये सारे के सारे जो सब पार्ट्स हैं, सबसेट्स हैं, एक बड़े मॉडल के एक पार्ट अंदर लाई कर रहे हैं, मतलब एक बड़ी थ्योरी है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो मतलब ये सारे के सारे फोर्सेज हैं वो एक्चुअल में एक ही फोर्स है जिसके आगे सब पार्ट बन जाते हैं, जिसको हम ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी बोलते हैं, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बोलते हैं, जिसको हम गट्स का नाम भी देते हैं। तो ये आपके सिलेबस में 5-6 नंबर का आर्टिकल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब तक हम कपलिंग कांस्टेंट अलग अलग रहेंगे, इनको यूनिफाइड मॉडल नहीं बोल सकते। जैसे ही हम इनको इनके कपलिंग कांस्टेंट बोलेंगे, एक सिंगल जी में कन्वर्ट हो गया, एक सिंगल कपलिंग कांस्टेंट हो जाता है, तभी हम इनको बोल पाएंगे कि एक सिंगल सुपर मॉडल है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक सिंगल कपलिंग कांस्टेंट है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जैसे जैसे ही हम लोअर एनर्जी पे आएंगे तो उनके कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट हो जाते हैं, अगर हायर एनर्जी पे जाएंगे तो कपलिंग कांस्टेंट सेम हो जाता है। तो वो वाला पार्ट हम आज ही कवर अप करेंगे। तो ग्रैंड यूनिफिकेशन की हम बात करेंगे, तो ग्रैंड यूनिफिकेशन में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास जो SU3 है, SU3 QCD को कॉरेस्पॉन्ड करता है। ठीक है, और जो हमारे पास SU2 है इंटू U1 है, ये इलेक्ट्रोवीक थ्योरी को कॉरेस्पॉन्ड करता है। जो SU2 है वो वीक थ्योरी, वीक इंट्रैक्शन की थ्योरी है। जो U1 है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को कॉरेस्पॉन्ड करता है, और जो SU3 है वो QCD को कॉरेस्पॉन्ड करता है। अगर हम तीनों फोर्सेज को क्लब कर दें, मतलब वीक इंट्रैक्शन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन हो गया, या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो गया, अगर हम तीनों को क्लब कर देंगे तो ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी बन जानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सबकी प्रॉब्लम एक है कि सबके लिए जो कपलिंग कॉन्स्टेंट्स हैं वो इंडिविजुअल लिखे हुए हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि इसके
लिए G3, इसके लिए G2, इसके लिए हम लिखते हैं G1। लेकिन अगर ये सारे के सारे ग्रुप्स एक बड़े से सब ग्रुप का पार्ट है तो वी कैन से कि हमारे पास एक बड़ा ग्रुप है जिसका एक सिंगल कपलिंग कांस्टेंट है, लेकिन एक डिफरेंट एनर्जी के ऊपर वो सारे के सारे वो सिमेट्री ब्रेक करवा के अपने डिफरेंट डिफरेंट कपलिंग कांस्टेंट ले लेते हैं। तो हम ऐसी चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जो GWS मॉडल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली थ्योरीज हम जस्टिफाई कर पाएंगे। So as described in GWS model, G1 is the coupling constant for SU2, G2 for the U1 and we replace G of S जो coupling constant for the strong interaction है उसको G3 से लिखा गया। तो सिंपल सी इंट्रैक्शन है, सिंपल टर्मिनोलॉजी है जो हमने ऑलरेडी लिख रखी है। See, the coupling constant G1 and G2 are the non-abelian gauge groups जो इसका हम बोलते हैं कि हमारे पास where gauge bosons carry charges। तो हमारे पास क्या है इसको हम बोलते हैं G1 जो है हमारे पास U1 है, ठीक है। और जो G3 जो है वो SU3 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इनको कलर चार्ज आते हैं, एक के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर कलर चार्ज आ जाता है। दीज आर द गेज बोसॉन्स व्हिच कैरी चार्जेस। द W and Z बोसोन कैरी वीक चार्जेस एंड द ग्लूऑन्स आर द कलर चार्जेस। सबके पास अपना अपना चार्ज है, किसी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज है, किसी के ऊपर वीक चार्ज है, किसी के ऊपर कलर चार्ज है। सबकी अपनी अपनी सिमेट्री है। तो देयरफॉर ड्यू टू दीज चार्जेस द सेल्फ इंटरेक्शन ऑफ गेज बोसोन्स टेक्स प्लेस गिविंग राइज टू एंटी स्क्रीनिंग इफेक्ट एज a result of which the complete constant corresponding to both SU2 and SU3 decrease with the increasing क्यू स्केयर। तो ज्यादा डिटेल वगैरह में नहीं जाऊंगा। मतलब क्या है, जो आपका कपलिंग कांस्टेंट है इट इज डिपेंडेंट ऑन क्यू स्केयर। मतलब जो फोर मोमेंटम ट्रांसफर है वो वाला पार्ट जो है इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाता है। मतलब जो कपलिंग कांस्टेंट है उसका सीधा लेना देना है मोमेंटम से। तो एंड जो मोमेंटम है जितनी ज्यादा एनर्जी के ऊपर आप बात करेंगे उतना कम उसका कपलिंग कांस्टेंट होगा। सो ऑफ कोर्स द डिक्रीज इन बोथ द केसेस आर नॉट आइडेंटिकल एंड जो आपके कपलिंग कांस्टेंट है वो डिफरेंट रेट के साथ डिक्रीज करते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी के ऊपर कपलिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू रहेगी वो तीनों के लिए डिफरेंट रहेगी। सी द कपलिंग कांस्टेंट फॉर SU2 डिक्रीजेस स्लोली, वे मतलब जो SU2 के कॉरेस्पॉन्डिंग कपलिंग कांस्टेंट रहेगा उसका डिक्रीज स्लोली रहेगा। वेयर एज कपलिंग कांस्टेंट फॉर SU3 डिक्रीजेस मोर रैपिडली। मतलब QCD जो है वो जल्दी डिके कर जाती है एज कंपेयर टू SU2। द कपलिंग कांस्टेंट आर डिफाइंड थ्रू द फॉलोइंग रिलेशन। तो हमने जो अभी तक GWS मॉडल के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है कि जो G1 है वो U1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है एंड जो G2 कपलिंग कांस्टेंट है दैट इज फॉर द SU2। वो हमें पता है कि वो जो वीक हमारे पास वीक एंगल आता है, ठीक है। तो वो वाले हमने पड़ा हुआ है। तो इनको रिलेट करने के लिए G1 एंड G2 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाले फैक्टर आ जाते हैं। हमारे पास जो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, जो हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट है हमें पता है कि 1/100 होता है। इसको जस्टिफाई करना कैसे आसान है, इट इज गिवन बाय E² 4π बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है तो इट विल बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ E। तो इसको हम E²/4π लिखते हैं। इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1/137। अगर हम इसको लिखना भी चाहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना चाहें दैट इज रिटन एज α1 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखोगे। अगर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बजाय हाइपर चार्ज के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखें, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखें तो कैसे लिखेंगे, इट विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ G1। तो G1 क्या है, इट इज द कपलिंग कांस्टेंट फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और U1 गेज ग्रुप। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट विल बी गिवन बाय 1/30 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसको लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं। सो अल्फा टू जो है बेटा, अल्फा टू क्या आ जाता है, इट इज फॉर द केस ऑफ SU2। SU2 के लिए क्या आपका कपलिंग कांस्टेंट है दैट इज गिवन बाय G2 एंड G2 स्क्वायर जो आता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज वगैरह एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज वगैरह निकाल के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इट विल बी गिवन बाय 1/100। जो G3 है, G3 की वैल्यू जो आती है दैट इज गिवन बाय 0.1। मतलब आपके जो कपलिंग कांस्टेंट है G1 G2 एंड G3 जो है उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू जो हमारे आपके पास फैक्टर्स आते हैं, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स आते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप जस्टिफाई कर पाएंगे α1 α2 एंड α3 की फॉर्म में। जो आपके पास फैक्टर्स हैं उनको डिड्यूस करके लिख लीजिए थ्योरी के कॉरेस्पॉन्डिंग। जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ थी, जो थ्योरी है, उनको आप कोरिलेट करके चल सकते हैं। जो α1 है दैट इज गिवन बाय 1/30। यहाँ पे कितना आ गया 1/100। यहाँ पे कितना आ गया बेटा, यहाँ पे दैट इज गिवन बाय 0.1 मतलब 1/10 आ गया। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है 0.1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। इट इज जो वीक है 1/100 है, इट इज गिवन बाय 1/30। सो ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। So rationalized coupling constants alpha1, alpha2 and alpha3 belong to the gauge groups। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की थ्योरी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा लिखा हुआ है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अल्फा1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा2 जो है SU2 का पार्ट है,
ये ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग SO2 का पार्ट अल्फा 3 जो है SO3 का पार्ट आ जाता है। सो एज वी ऑलरेडी नो दीज कपलिंग कांस्टेंट डिपेंड ऑन दी मोमेंटम ट्रांसफर दैट इज और योर एनर्जी। ठीक है जी। सो these values of alpha or these alphas for eq equal to the few GeVs and alpha 3 is for the 100 GeVs। तो इनकी वैल्यूज वगैरह लिख रखे हैं, अगर इनको एक्सपेरिमेंट रिलेशन की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अल्फाज आर रिलेटेड टू दी एनर्जी वैल्यूज एज गिवन बाय दी बिलो गिवन रिलेशन। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ओनली इसका रिलेशन लिखेंगे। तो अगर इसकी वैल्यूज आप जस्टिफाई करने की बात करें तो इसका ग्राफ भी हमारे पास आ जाता है। ये जो आपके पास जो कपलिंग कांस्टेंट है इन टर्म अल्फा आई लिखा हुआ है, इसकी वर्सेस हम अगर एनर्जी के साथ विद रिस्पेक्ट टू प्लॉट करें, सो दिस इज द रेंज ऑफ एनर्जी। तो जैसे ही हम एक पर्टिकुलर एनर्जी के ऊपर पहुंचते हैं तो सारे के सारे जो कपलिंग कांस्टेंट है उनकी वैल्यू सेम हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें हमारे पास एक बड़ा ग्रुप होना चाहिए सो दैट वी शुड बी एबल टू ग्रेस्प ऑल दीज फोर्सेज इनटू ए सिंगल फोर्स। तो इसको हम बोलेंगे ग्रैंड यूनिफाइड ग्रुप और ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इनको इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन वो एक पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू के ऊपर एक्सप्लेन हो सकता है दैट इज गिवन बाय 10⁻15 GeV। ये वैल्यू कैसे ही मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसके लिए भी पूरा का पूरा एक चैप्टर रीड करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो U1 जो ग्रुप है ये थोड़ा सा इंक्रीज करता है जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती है, तो SU2 है वो हल्का सा डिक्रीज करेगा, लेकिन जो SU3 है उसका डिक्रीज बहुत ज्यादा शार्प है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिक्रीज करता है। तो SU3 का डिक्रीज ज्यादा है, SU2 का कम है, लेकिन U1 जो है वो इंक्रीज करता है। लेकिन ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू के ऊपर मिक्सअप हो जाते हैं दैट इज गिवन बाय एनर्जी रेंज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻15 GeV। तो इतनी हाई एनर्जी के ऊपर आप जाके आपकी तीनों फोर्सेज जो है वो इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है जी। सो इट एट दिस एनर्जी the strong interaction and electroweak interaction would unify and the gauge group beyond grand unification is G with coupling constant alpha G। तो मैं आपके पास इस इंटरेक्शन के इस पॉइंट के बियॉन्ड आपके पास जो कपलिंग कांस्टेंट रहेगा उसको अल्फा जी के नाम से दिया जाना जा सकता है, या फिर उसको कैपिटल जी के साथ आप डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। तो जो आपके पास कपलिंग कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज भी आप टेस्ट कर सकते हैं, कितनी वैल्यूज के ऊपर इसकी वैल्यू जस्टिफाई होगी या नहीं होगी, वो आप यहाँ पे जस्टिफाई कर पाएंगे। ज्यादा लिटरेचर में डिस्कस नहीं करूंगा, बस इतना बता देता हूँ बेटा कि आपके पास जो आपके पास अल्फा फैक्टर्स वगैरह है उनकी जो रेंज आती है वो काफी ज्यादा आ जाती है। एंड जो आपकी थ्योरी प्रेडिक्शंस है, थ्योरी प्रेडिक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज है वो थोड़ी सी डिफरेंट आती हैं एज कम्पेयर टू जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल फीचर वगैरह दिखाए जाते हैं। सो जो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए जो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा दैट हैज टू बी 0.205 सो दैट द कपलिंग एट लोअर एनर्जी वुड इवॉल्व। ठीक है, सो प्रोड्यूस ए वैल्यू ऑफ द कपलिंग कांस्टेंट दैट कोइंसाइड विद द वैल्यू एट q इज इक्वल टू mx। मतलब हमारी वैल्यूज मैच करनी चाहिए, लेकिन जो एग्जैक्ट में आती है जो 0.205 है वो एक्चुअल में जो दिखाई देती है इज लोअर देन द मेजर्ड वैल्यू। तो जो मेजर्ड की हुई है वैल्यू दैट इज 0.2325, मतलब जो हमारे पास जो सुपर ग्रुप बनाने की बात होती है दैट में बी डिफरेंट ग्रुप जो अभी हमने थ्योरी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग लेके चले हुए हैं फॉर SU5। अगर SU5 को सुपर ग्रुप होता है तो उसके लिए जो वैल्यू है वो मैच नहीं कर रही है, तो इट मे बी ए डिफरेंट अदर डिफरेंट ग्रुप दैट मे बी SO10 ग्रुप जो हमारे पास सुपर ग्रुप हो सकता है, और इट कैन बी ए E6 ग्रुप और एनी अदर ग्रुप जो हमारे पास पॉसिबली इन वैल्यूज को मैच कर पाए। तो ज्यादा डिटेल नहीं है, सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जो आपके पास तीन फोर्सेज को जब आप क्लब करने की बात करेंगे तो हाई एनर्जी वैल्यूज के ऊपर तीनों फोर्सेज क्लब होंगी, अदरवाइज तीनों फोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करेंगी। जिसको बोलते हैं कि तीनों फोर्सेस का जो कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स रहेंगे। डिस्कनेक्टेड ग्रुप जिसको प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में बोल रहे हैं कि डिस्कनेक्टेड ग्रुप है, तीनों को हम प्रोडक्ट सेट में लिख रहे हैं, लेकिन उनका तीनों का कपलिंग कांस्टेंट डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ये तीनों कपलिंग कांस्टेंट एक वैल्यू के ऊपर जाके मर्ज हो जाएंगे, लेकिन दैट इज हाई वैल्यू ऑफ एनर्जी जिसको हम अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। उसके लिए सुपर ग्रुप कौन सा होगा, SU5 होगा, SO10 होगा या E6 होगा, इसके बारे में डिबेट की जा सकती है। रिसर्च आर्टिकल्स आप इंटरनेट के ऊपर बेटा पढ़ सकते हैं। सो इम्प्लीफिकेशन ऑफ ग्रैंड यूनिफिकेशन, इसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अबव द ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी जो है द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वुड सीज टू एग्जिस्ट, बिकॉज अगर आपका कपलिंग कांस्टेंट सिंगल हो गया, आपकी थ्योरी यूनिफाई हो गई, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन लिख रहे हो, वीक लिख रहे हो, स्ट्रॉन्ग लिख रहे हो। इन दिस एनर्जी रेंज ओनली वन यूनिफाइड इंटरेक्शन वुड एग्जिस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट्स। दिस एनर्जी इज टू लार्ज टू बी अचीव्ड बट इज सपोज्ड टू बी देयर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द
क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज बिग बैंग। मतलब जब बिग बैंग हुआ था तो एट दैट टाइम दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी अवेलेबल सो दैट ऑल द फोर्सेस शुड बी अ सिंगल force rather than three different forces. The strong attraction operates between quarks and weak forces operate between quarks and leptons. Therefore, when strong and weak interactions get combined, quark and lepton should be the different aspects of more than one more fundamental quantity. This implies that gut grand unified theory force should be able to transform quarks into leptons and vice versa. These are the implications. मतलब ये सारे के सारे आपने एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं. The unified interaction of grand unified theories would be immediate by 24 particles shown in the figure. तो ये सारे का सारा पार्ट इनको दे रखा है. तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवीक इसके पार्टिकल्स अलग से आएंगे. हैविंग द नंबर फोटोन आपके पास एक होता है, तो वीक इंटरेक्शन में 3 बोजोन होते हैं, 8 तरह के ग्लूऑन्स हो गए. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवीक के कॉरेस्पॉन्डिंग 12 पार्टिकल्स और भी दिखाई देंगे. तो आपके पास सुपरसिमेट्री पार्टिकल्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं. अभी काम चल रहा है उसके ऊपर भी, जो लार्ज hadron collider है वहां पे भी सुपरसिमेट्री पार्टिकल के बारे में बात चल रही है. हो सकता है कुछ आपको नया देखने के लिए मिल जाए, कोई नए बोसोन्स आपको देखने के लिए मिल जाए, लेकिन और रिसर्च इज ऑन गोइंग एवरीवेयर. तो काफी सारा लिटरेचर है जो आप इंटरनेट के ऊपर जाके भी पढ़ सकते हैं. तो इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है, जहाँ क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं, अदरवाइज लेक्चर इज ओवर.